So next portion of the chapter is collision theory of chemical reactions. So write down, according to this theory, the reactant molecules are assumed to be hard spheres. According to this theory, reactant molecules are assumed to be hard spheres, and chemical reaction occurs when these molecules collides with each other. When these molecules collides with each other. When these molecules collides with each other, यानी कि कोलिजन की वजह से रिएक्शन वर्कआउट करती है, बट हर कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर कंडीशंस लिखनी पड़ती हैं कब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. बट उसके पहले हम लोग एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तब हम कोरिलेट कर पाएंगे. तो बेसिक प्रोसेस ये है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग हार्ड स्फीयर कंसीडर करते हैं, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तभी वो रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है. कोलिजन का ये मतलब नहीं होता कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, बट कोलिजन होना पहले प्राइमरी कंडीशन है. बिना कोलिजन के प्रोडक्ट बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. कुछ कोलिजन्स इफेक्टिव होते हैं, कुछ इनइफेक्टिव होते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं अभी 1 मिनट बाद बताता हूँ. बट उसके पहले हम लोग एक टेक्निकल टर्म लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी. सो राइट डाउन द टर्म कोलिजन फ्रीक्वेंसी. उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ZAB से. ए बी इसलिए कि जैसे मान लो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए है और वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बी से कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो मॉलिक्यूल ए बी से कोलाइड कर रहा है, इसलिए ZAB. तो इसको बेसिकली बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अगर बहुत सही तरीके से लिखना है तो. लॉजिक ये है कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए है, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बी है, और ए बी से कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. क्योंकि अगर गैस कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो ए का कोलिजन ए के साथ भी हो सकता है, बी का कोलिजन बी के साथ भी हो सकता है, बट उसमें प्रोडक्ट नहीं बनेगा. ए का कोलिजन जब बी के साथ होगा तब प्रोडक्ट बनेगा. तो हम लोग कौन सी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बी से कोलाइड करेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ZAB. तो जो सबस्क्रिप्ट में AB लिखा है उसका मतलब समझ रहे हैं ना. कभी कभी Z12 लिख के आएगा, 12 का मतलब मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 से कोलाइड कर रहा है, दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है. ठीक है, Z11 लिख के आएगा तो उसका मतलब मॉलिक्यूल 1 जैसे अपने ही जैसे मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है. तो AB लिखा है मतलब एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है, यानी कि बेसिकली वी आर डीलिंग बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स. ठीक है, तो हमने लिखा है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट. ठीक है, तो उसमें लिखो इफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिखेंगे इट इज, बेटर टू सी रिएक्शन बाद में लिखना है, पहले कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात लिखते हैं. वो समझ गया ना A प्लस बी क्यों लिखा हमने. यहाँ पे लिखेंगे इट इज, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखना है पहले. तो राइट डाउन इट इज नंबर ऑफ कोलिजन्स, it is number of collisions, per unit time, per unit volume, per unit time, per unit volume of the reaction mixture. तो किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम जितने कोलिजन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी. सिंपल टर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं ZAB से. तो जैसे मान लो हमने एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिखी A प्लस बी प्रोडक्ट, टर्म में लिखो फॉर अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर मतलब समझ रहे हैं ना, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो फॉर अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, एंड इट डजंट मीन कि इसका ऑर्डर 2 होगा, मॉलिक्यूलरिटी 2 है. So for a bimolecular reaction, rate is equal to, या इक्वेशन का टाइप भी लिखना है, तो for a bimolecular reaction A plus B gives product, let's say. तो उसके दो रिएक्टेंट है A और B,
तो जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए बी से कोलाइड करेगा तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम इसका रेट लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी, मतलब जितने कोलिजन्स हुए वो, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं ई रेज पावर माइनस ई ए बाई आर टी से। ये टर्म आपको याद होगा जब मैंने रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन सिखाया था आपको, तब बताया था ई रेज पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ये टर्म मैंने आपको रेट कांस्टेंट के टाइम पे बताया था, फिर से लिख लो। ई रेज पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, fraction of molecules having energy greater than or equal to activation energy EA। अगर ये नहीं समझ पा रहा तो ब्रैकेट में लिख लो एक्टिवेशन एनर्जी। तो टोटल कोलिजन हुए जेड ए बी, उनमें से जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है वो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने आप रेट आ गया। क्योंकि इससे क्या पता चला कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कोलिजन के बाद एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो गई है पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि रेट ऐसे तो डिफाइन करते हैं मोल्स पर लीटर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हमने कितने कोलिजन्स इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर जा रहे हैं वो हमने लिख दिया है। लेकिन वी नोटिस कि केवल इतने फैक्टर से रेट सही से एक्सप्लेन हो नहीं पाता, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में थोड़ा डिविएट कर जाता है। तो कोलिजन थ्योरी में इस चीज को थोड़ा और इनकॉर्पोरेट करा गया और उन्होंने बोला कि केवल वही कोलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जो दो बैरियर क्रॉस करेंगे। पहले बैरियर को बोलते हैं एनर्जी बैरियर और दूसरे बैरियर को बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। ये पॉइंट भी अगले स्टेटमेंट में लिखना है। तो राइट डाउन ओनली दोज कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, only those collisions of reactant molecules leads to the formation of product which crosses number one energy barrier। एनर्जी बैरियर का मतलब समझ रहे हैं ना कि कोलिजन के बाद एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो मैंने लिखा ओनली दोज कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट व्हिच क्रॉसेस नंबर वन एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर का मतलब समझे कि जिस कोलिजन के बाद एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगी, यानी कि कोलिजन के बाद जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए ई, वो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अगर हो जाएगी, विल से कि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस हो जा रहा है। सो ई शुड बी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये तो फर्स्ट बैरियर हो गया जो हमने पहले ही इंश्योर कर लिया। ध्यान से देखो यहाँ पे ई रेज पावर माइनस ई ए बाई आर टी वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है, और जेड ए बी टोटल कोलिजन्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमें वो कोलिजन्स पता चल गए जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसी को हमने रेट की तरह रिप्रेजेंट करा। बट एक और फैक्टर नोटिस करा गया कि एनर्जी सफिशिएंट होने के बावजूद भी कई बार प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग एक और टर्म मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, या एक और टर्म इनकॉर्पोरेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन बैरियर। तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है और उसके बाद भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो उसका फैक्टर होगा ओरिएंटेशन बैरियर। यानी कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर दूसरे अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन में कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्रोडक्ट में केवल तभी कन्वर्ट हो पाएगा जब वो दो बैरियर क्रॉस करेगा, एक एक्टिवेशन एनर्जी वाला बैरियर एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर जिसमें हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अब सबसे पहला टर्म आता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैं आपको एक बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन के एग्जांपल्स बताता हूँ, ऑल्दो आपने ऑर्गेनिक के टाइम पे थोड़ा सीखा होगा पहले भी। तो लेट्स से आई टेक CH3Br, इस CH3Br पे OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल लेट से अटैक कर रहा है। तो अगर ये इसकी फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो Br के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो इसमें रिपल्शन लगेगा। ये फ्रंट साइड से जब अटैक करेगा तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया,
और इससे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, क्योंकि इसमें रिपल्शन अप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो इस केस में भले ही एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा होगी, बट इस कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इम्प्रॉपर कोलिजन मतलब नो प्रोडक्ट। ठीक है। बट अगर इसी केमिकल रिएक्शन में जो हमारा ये OH माइनस है, ये इसकी बैक साइड से अटैक करे तो उसको रिपल्शन नहीं मिलेगा, जैसा कि मोस्टली SN2 रिएक्शन में होता है। अगर आपको थोड़ा ऑर्गेनिक आइडिया होगा तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ जाओगे कि अगर ये OH माइनस इसकी बैक साइड से अटैक करेगा तो इसको Br से रिपल्शन नहीं मिलेगा, और तब ये Br माइनस आसानी से अपनी पोजीशन छोड़ के बाहर निकल जाएगा और तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब मतलब समझ आया कि मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब कोलाइड कर रहे हैं तो उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, और अगर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो इस केस में प्रोडक्ट बनेगा जो OH है वो Br के ऑपोजिट साइड पे आके लगेगा। जिधर से वो Br लगा था उसकी ऑपोजिट साइड में OH लगेगा आके, और Br माइनस फ्री हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन है जिसने रिएक्शन का प्रोडक्ट क्रिएट किया। तो ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। समझ आई बात? तो इफ ओरिएंटेशन इज प्रॉपर तो प्रोडक्ट बन रहा है। तो यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है एक बाइमोलिकुलर रिएक्शन में, तो उसमें दो बैरियर क्रॉस होने होते हैं, एक एनर्जी बैरियर और एक ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर केवल ये इंश्योर करता है कि कोलिजन के बाद एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और ओरिएंटेशन बैरियर ये इंश्योर करता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एक सही डायरेक्शन से कोलाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सही डायरेक्शन से कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, सही डायरेक्शन से कोलाइड नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप देखो, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में अगर इनकॉर्पोरेट करें तो हम लोग टर्म बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो राइट डाउन ऑल द कोलिजन्स ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, all the collisions of all the collisions of reactant molecules, all the collisions of reactant molecules which leads to formation of which leads to formation of product as both energy and orientation barrier are crossed, which leads to formation of product as both energy and orientation barrier energy and orientation barrier are crossed are known as effective collisions। मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन कोलिजन के थ्रू इंश्योर होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन अगर इंश्योर करनी है तो कोलिजन होना ज़रूरी है, बट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा कोलिजन, ये चीज़ इंश्योर करने के लिए दो बातें चेक करी जाती हैं। एक तो आपका एनर्जी बैरियर क्रॉस होना चाहिए और एक ओरिएंटेशन बैरियर क्रॉस होना चाहिए। यानी कि एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा पहुंचनी चाहिए कोलिजन पर, और फिर जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो अब ये जो प्रॉपर ओरिएंटेशन वाली बात है, तो हमने देखो पहले रेट क्या लिखा था, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई रेस पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये हमारा देखो रेट का एक्सप्रेशन था, जेड ए बी इंटू ई रेस पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब अगर इसी में ओरिएंटेशन बैरियर का फैक्टर और इनकॉर्पोरेट करें तो उसमें एक टर्म मल्टीप्लाई करते हैं पी, जिसको बोलते हैं स्टैरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो अब अगर हम प्रॉपर रेट का एक्सप्रेशन लिखें किसी बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन के लिए, तो एक्सप्रेशन में रहेगा रेट इज इक्वल टू पी टाइम्स जेड ए बी P times ZAB into e raised power minus EA by RT. Rate is equal to P times ZAB into e raised power minus EA by RT। यहाँ पे जो P होता है इसको बोलते हैं स्टैरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर, स्टैरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर।
स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। और पी जो इंश्योर करता है वो क्या इंश्योर करता है, ओरिएंटेशन बैरियर वाली बात को। यहाँ पे अगले टर्म में लिख लो पी टेक्स केयर ऑफ या पी टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट, पी टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट that in a collision molecule must be properly oriented, molecule must be properly oriented, molecule must be properly oriented। तो मॉलिक्यूल प्रॉपरली ओरिएंटेड है, ये बात पी से इंश्योर होगी। ठीक है, तो अब किसी भी रिएक्शन के रेट में देखो तीन बातें हो गई। पहला, कितने रिएक्टेड मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम कोलाइड कर रहे हैं। दूसरा, वो फ्रैक्शन जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा करेगा। और तीसरा कि वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में है या नहीं है। समझ आई बात। अब देखो केमिकल रिएक्शंस का रेट हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज आरएनएस इक्वेशन। तो आरएनएस इक्वेशन होती है के ए ई रेज पार ए के इज इक्वल टू ए ई रेज पार माइनस ए बाई आर टी। ए यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आरएनएस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है। रेट होता है के इंटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पावर अल्फा। अल्फा उसका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट होता है और आर और हमने जो लिखा है वो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट है। तो अगर हम के की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें तो रेट बन गया ए आर पावर अल्फा ई पावर माइनस ए बाई आर टी। अब इसको अगर हम कोलिजन थ्योरी से कंपेयर कर लें तो ए इंटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पावर अल्फा इज सेम एज पी इंटू जेड ए बी ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी या ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी से जो हमने रेट लिखा है उसमें क्या लिखा है, पी जेड ए बी इंटू ई रेज पावर माइनस ए बाई आर टी। और अगर हम आरएनएस इक्वेशन आरएनएस थ्योरी से इंक्लूड कर रहे हैं तो लिख रहे हैं ए आर पावर अल्फा इंटू ई पावर माइनस ए बाई आर टी। बोलो इतनी बात समझ में आई आपको पहले। तो अब अगर दोनों रेट को हमने कंपेयर करा तो हमने क्या बोला, ए इंटू आर पावर अल्फा किससे रिलेट हो रहा है, पी टाइम्स जेड ए बी से। अच्छा, आर पावर अल्फा एक्टिव मास है तो ये मोल्स पर लीटर में कंसंट्रेशन रिपोर्ट कर रहा होगा। और जेड ए बी क्या है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम कोलिजन से, तो ये भी मोर और लेस वही बात एक्सप्लेन कर रहा है। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ए जो है वो पी से रिलेट हुआ। तो ओरिएंटेशन बैरियर की बात आरएनएस इक्वेशन में ए से रिलेट होती है, लेकिन आरएनएस इक्वेशन चूंकि जीरो ऑर्डर को छोड़ दो तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर सारे ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड है। जबकि हमने जो कोलिजन थ्योरी लिखी है वो बाइमोलिकुलर कोलिजन के लिए वैलिड है। तो आप जानते हो कि दो मॉलिक्यूल से प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के एक ही टाइप में कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा रहेगी। तो जो आरएनएस कांस्टेंट से आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बारे में बताएंगे वो वैल्यू हमेशा एक्चुअल वैल्यू से कम रिपोर्ट होगी। ये पॉइंट समझ में आया आपको। तो आरएनएस इक्वेशन जो है वो बाइमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर या आगे के सारे तरह के कोलिजन्स को इंक्लूड कर रही है। जबकि बाइमोलिकुलर कोलिजन्स के लिए हमने जो अभी स्टेरिक फैक्टर लिखा है वो केवल बाइमोलिकुलर कोलिजन्स के लिए पी। तो पी की वैल्यू को अगर कभी भी ए से रिलेट करेंगे तो पी की वैल्यू हमेशा ए से ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इस चीज को नीचे नोट बना के लिखिए, राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ collision of two molecules in proper orientation probability of collision of two molecules in proper orientation will always be higher than the probability of collision of more than two molecules in proper orientation। ये बात समझ में आई।
दो मॉलिक्यूल के प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा रहेगी। हेंस, अब यही वाला स्टेटमेंट कॉपी कर दीजिए। हेंस experimentally determined value of frequency factor is higher than predicted by RNS equation। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिटरमाइन करेंगे वैल्यू फ्रीक्वेंसी फैक्टर की, वो हमेशा आरएनएस इक्वेशन के प्रेडिक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली फ्रीक्वेंसी फैक्टर डिफाइन कर रहे हैं वो बाइमोलिकुलर कोलिजन्स के लिए है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी में पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वैल्यू से ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहने वाली है। या अगर और सही लिखना है तो हेंस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर फॉर बाइमोलिकुलर कोलिजन इज हायर देन द प्रेडिक्टेड बाय आरएनएस इक्वेशन, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाहो तो आप एडिट कर लो। तो हमने लिखा हेंस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, experimentally determined value of frequency factor for bimolecular collision is higher than predicted by RNS equation, क्योंकि RNS equation जनरल ट्रीटमेंट होता है, बाइमोलिकुलर ट्राइमोलिकुलर सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस को एक साथ ट्रीट करता है, जबकि बाइमोलिकुलर कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो कोलिजन वाला फैक्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली बाइमोलिकुलर कोलिजन्स के लिए है, और दो मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक थ्योरी हो गई कोलिजन थ्योरी ऑफ बाइमोलिकुलर रिएक्शंस, ये आपको सही से समझ के रखना है।